जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 5 का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था लूप स्ट्रक्चर की लास्ट एग्जांपल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल के साथ एंड करूँगी इस टॉपिक को आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स को लेके चलूँगी जो लूप से रिलेटेड हैं। फॉर लूप की फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी लास्ट एग्जांपल में कहा गया है कि जी आपने GCD फाइंड करके देना है। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मैथ्स में इसको हम कहते हैं हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैथ्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से दिया जाता, लाइक आपको दो वैल्यूज़ दे दी जाती थी, लाइक 24 और 18, और लेट्स सपोज ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और कहते थे कि जी आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाओ। तो हम 24 के एलसीएम लेके उसके फैक्टर्स लिख देते थे, लाइक ये इसके 2 फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स मैं लिख रही हूँ, और सिमिलरली 18 था, इसके फैक्टर्स कुछ लिख दिए जाते हैं, ठीक है, फैक्टर्स लिख दिए हैं। फिर आप देखते थे कि जो फैक्टर्स दोनों में अगेन रिपीट हो रहे हैं और कॉमन है, तो उनको आप लिख के कह देते थे कि जी 6 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, या आप कह देते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है इन दोनों का 6। सेम यही चीज़ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हम प्रोग्राम में। हमने GCD फाइंड करना है, कोई से दो नंबर अपनी मर्जी से आपने सपोज करने हैं और उन नंबर्स का आपने GCD फाइंड करके देना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। इस टॉपिक का आपका लास्ट प्रोग्राम है, लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सबसे पहले जो प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा जी। इस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ योर हेडर फाइल। इसके बाद आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन हुई है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन हुई है, इंट a b स्मॉल रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 j एंड GCD, ठीक है। ये आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो इस पूरे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वेरिएबल्स किस तरीके से आप काम करते हैं, आप उस प्रोग्राम को गौर से देखिएगा। प्रिंट एफ, सबसे पहले इस पूरे प्रोग्राम में जो दो स्टेटमेंट्स आउटपुट स्टेटमेंट है आपकी, एक प्रिंट एफ की ये स्टेटमेंट है और एक ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट्स आपकी आउटपुट में लिखेंगी आंसर को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कहती है आप दो नंबर्स इंटर करा दें जिनका आपने GCD फाइंड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूर बुक जो दो नंबर्स वो लोग वहाँ पे जो गिवन है, मैं उन्हीं दो नंबर्स को इंटर करते हुए इस पूरे प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगी, ठीक है। स्कैन एफ ये आपकी इनपुट स्टेटमेंट है, इनपुट फंक्शन है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, यूनिट 2 में आप लोगों को प्रिंट एफ और स्कैन एफ की दोनों स्टेटमेंट्स की पूरी फंक्शनिंग डिटेल के साथ एक्सप्लेन की गई है, इसलिए यहाँ पे अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट आपके पास दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, अल्फा वेरिएबल A और वेरिएबल B हैं, जिनके साथ एक % के साइंस हैं। ये साइन क्या करते हैं ऑलरेडी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दो वेरिएबल्स जो अकॉर्डिंग टू बुक है आपका, A इन्होंने असाइन किया है लेट्स सपोज 30 और B इन्होंने असाइन किया है लेट्स सपोज 50, ठीक है, 30 और 50। ये दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स यहाँ पे आके यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट पे यहाँ पे दो नंबर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट इफ़ एल्स की स्टेटमेंट क्या करेगी, ये स्टेटमेंट इन नंबर्स को चेक करेगी, अगर A लेस देन B होगा तो ये वाली लाइन अपना प्रिंट दे देगी, और अगर ये कंडीशन फेल होती है, ये इस चीज़ को सक्सेस नहीं करता, तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया जाएगा। लेट्स सपोज A इज़ लेस देन B, A इज़ लेस देन B मतलब यहाँ पे स्मॉल नंबर चेक होगा, स्मॉल है वाकई में, A 30 छोटा होता है 50 से, इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल हुई है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, इस A में आपका वैल्यू 30 स्टोर हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली एल्स के बाद B वाली में आपकी जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 50, ठीक है। यहाँ पे आपका 30 स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आपका 50। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे फॉर लूप में। फॉर लूप आपको पता है ये क्या चीज़ हुई हुई है, इसको आप बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, देन इसको बोलते हैं आप कंडीशन, और इसको आप क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट। इसके बाद फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर बॉडी ऑफ द लूप में जो वर्ड है, एक्चुअली आपका पूरा प्रोग्राम जो मेन बेस कर रहा है वो इस लॉजिक पे यहाँ और यहाँ इन 3 लाइन्स पे आपने फोकस करना है। ये 3 लाइन मिल के आपकी पूरी लॉजिक बनाती हैं और आपको आउटपुट देंगी। अब आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिकी चीज़ है वो यहाँ पे गौर से सुननी है और समझनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है
लूप कहता है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन स्मॉल, स्मॉल की वैल्यू सेव हो जाएगी यहाँ पे 30 और एक दफ़ा 50 के साथ भी चेक होगी, 30 और 50 दोनों के साथ यहाँ पे स्मॉल की वैल्यू चेक होगी, j इंक्रीमेंट करवाता जाएगा अपनी j की वैल्यूज़ में। ये रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 के वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। ये वेरिएबल्स a की वैल्यू को j से डिवाइड करेंगे और j उनको यहाँ से असाइन होगा। a उनके पास फिक्स है और a फिक्स क्या है 30 और b फिक्स है, b फिक्स क्या है 50, यानी कि 30 यहाँ पे j इंक्रीमेंट करता जाएगा अपने डिजिट्स में और 30 उन डिजिट से डिवाइड होता रहेगा। और रिमाइंडर 2 क्या करेगा 50 डिवाइड होता रहेगा j के सारे डिजिट से और यहाँ पे उन्हीं सेम डिजिट से a भी डिवाइड होता रहेगा। ये अपने रिमाइंडर्स देगा, ये अपने रिमाइंडर्स देगा। अब ये वाली कंडीशन क्या कर रही है इफ़ की, ये कहती है कि जब यहाँ पे डिवीजन हो रही होगी, ये आपका रिमाइंडर ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, जब रिमाइंडर जब ये भी डिवाइड हो रहा होगा ये भी डिवाइड हो रहा होगा तो ये दोनों अपने आंसर्स दे रहे होंगे। आपने उन आंसर्स में से वो आंसर्स जो 0 के इक्वल देंगे, ठीक है, वो रिमाइंडर्स जो 0 के इक्वल आंसर देंगे आपने उनको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे बीच में आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है जिसको बोलते हैं एंड। एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है ज़रा उसको मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आपकी 4 जब इनपुट्स दी जाती हैं, ठीक है, यूं करके, लेट्स सपोज ये x है ये y है, तो आपका एंड ऑपरेटर है जो आपस में मल्टीप्लाई कराता है, वो सिर्फ और सिर्फ तब वैल्यू 1 देता है जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 हो, ठीक है, अदरवाइज वो हर एक में 0 वैल्यू दे रहा होता है। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करवाया गया था एंड, तो ये एंड की वर्किंग है। एंड सब में आपको 0 ही आंसर देता है, वो 1 आंसर सिर्फ तब देता है जब आपके दोनों 1s हो। अच्छा, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या चेक करना है मैंने, जब ये डिवाइड होकर रिमाइंडर्स 30 भी जिस नंबर से डिवाइड होगा, जब रिमाइंडर 0 दे रहा होगा तो वो यहाँ पे आके फुलफिल करेगा। अच्छा, जब तो आपने एक्चुअली इस प्रोग्राम में करना क्या है, जब वो सारे नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो उन नंबर्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो रिमाइंडर 0 देगा, आप उस नंबर को लिख लेंगे कि वो आपका GCD है, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ आपको, जब आप डिवीजन कर रहे होंगे तो डिवीजन करने के टाइम पे बहुत सारे आंसर्स के एंड पे 0 आ रहा होगा। किन नंबर्स को, 30 को भी j से डिवाइड करेंगे और 50 को भी j से, और j कौन सी वैल्यूज होंगी, जो यहाँ से आ रही होंगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। यहाँ से जब वैल्यूज आ रही होंगी तो आप सारे वो डिवाइजर्स जो 0 में आउटपुट दे रहे होंगे, 0 में रिमाइंडर दे रहे होंगे, आप उन नंबर्स को साइड पे सेपरेट लिखते जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बता रही हूँ। सारे नंबर्स को 0 कर तो उन सब डिजिट्स में जिसमें जो सबसे बड़ा डिजिट था जिसने 0 रिमाइंडर दिया है, आप उस नंबर को सेपरेट लिख लेते हैं और वही नंबर आपका GCD बन जाता है। चलें अब इस प्रोग्राम को चला के दिखाती हूँ आपको कैसे वर्किंग करेगा ये, और वो GCD यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है, आपकी printf की स्टेटमेंट में। मतलब पूरा लूप आपका ये पूरा प्रोग्राम इस एरिया में रिवॉल्व कर रहा है। j इज लेस देन 1, इट्स मीन यहाँ पे 1 है, 1 लेस देन स्मॉल नंबर है, यानी कि 1 30 से स्मॉल है, जी हाँ होता है, आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है मेरा 30 और यहाँ पे j क्या है मेरा 1, यहाँ पे b क्या है मेरा 50 और j मेरा क्या है 1, मतलब 30 भी 1 से डिवाइड होगा और 50 भी 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं डिवीजन आपको कर डिवाइड होगा 1 से, 30 अंदर रखा जाएगा और 1 बाहर, डिवाइड करें जी, 31 are 30, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया है 0। सेम यही चीज़ मैं 50 के साथ करती हूँ, 50 को डिवाइड करते हैं उसी के 1 रिमाइंडर से, क्योंकि ये 1 कौन दे रहा है, ये 1 वैल्यू किसकी है, j की। 1 से डिवाइड करें तो ये भी आंसर क्या देगा, 51 are 50। तो इट्स मीन इसने भी रिमाइंडर 0 दिया है, इसने भी रिमाइंडर 0 दिया है, तो इनका डिजिट कौन सा था, 1। इन दोनों का 1 डिजिट है और इस 1 डिजिट ने आपको 0 रिमाइंडर दिया है। इट्स मीन अब आप 1 को साइड पे लिख लें 1 को। ये 1 ऐसा डिजिट है जिसने 30 और 50 दोनों का रिमाइंडर 0 दिया, यानी कि यहाँ पे पुट करें रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर किसका है, 1 का, और यहाँ पे भी b का रिमाइंडर, यानी कि ये 1 ऐसा डिवाइजर था जिसने दोनों का रिमाइंडर 0 दिया था। तो इट्स मीन 1 एक चेक होगा, 1 एक सेफ होगा, j में एक 1 चला जाएगा, ये स्टोर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, j का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, j की वैल्यू को 2 कर देगा। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, इट्स मीन अब 30 और 50 इन दोनों से यहाँ पे कौन डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा 2, सिमिलरली यहाँ पे 50 से डिवाइड होगा कौन, 2 को डिवाइड करें जी, ठीक है। तो ये कि 15 2s are 30 होता है, 15 2s are 30, ये फिर 0 आएगा, और 50 करें तो 25 2s are 50। इसका मतलब है 2 भी वो डिवाइजर है जो दोनों डिजिट्स आपके क्या देता है, 0। 2 को भी आप यहाँ पे लिख लें।
इसके बाद ये यहाँ पे चेक होगी कंडीशन, वाकई में रिमाइंडर्स दोनों, इसमें भी 0 आता है, इसमें भी, ये दोनों। अब फिर जे में इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे फिर जाएगा और जे अब डिजिट कौन सा भेजेगा, 3 लेस देन स्मॉल है, जी हाँ स्मॉल है। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ, यहाँ पे भी 3 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 10 3s are 30। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ पूरे को और न्यू नेक्स्ट नंबर के साथ 30 के साथ चेक करते हैं इसको। यहाँ पे आपका 30 है और नेक्स्ट आपकी जे की वैल्यू है 3, तो ये आता है 10 3s are 30, ठीक है। और अगर सेम यही चीज़ 50 के साथ की जाए, 3 को 50 से डिवाइड किया जाए, तो ये आएगा 1 3s are 3 और 2 और 3 3s are 9, 4 भी जा सकता है, 5 भी जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ठीक है। 15 3s are 15। मतलब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही लेकिन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो 330 में तो रिमाइंडर दे देता है लेकिन यहाँ नहीं देता। इट्स मीन ये जो 3 है ऑटोमेटिकली जे जब ये एंड ऑपरेटर को चेक करेगा तो आंसर क्या कर देगा आपको, यहाँ पे आपने देखा था 0, मतलब एक आपको 0 दे रहा है और यानी कि ये वाला 3, और जो दूसरी वैल्यू है वो आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ डिजिट दे रही है, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं है, इट्स मीन वहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा 0। इट्स मीन ये कंडीशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, 3 लिखा ही नहीं जाएगा, 3 आपका जीसीडी में आएगा ही नहीं। अब जे दोबारा इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करके आपको देगा वैल्यू 4। अब आप 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को 30 से भी डिवाइड करेंगे और 4 को 50 से भी डिवाइड करेंगे। आपको जितना पता है 4 को मैं 30 से डिवाइड करूँ मेरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, 4 को 50 से डिवाइड करूँ मेरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, मतलब मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जबकि ये कंडीशन मुझे कहती है रिमाइंडर मुझे मस्ट 0 चाहिए। 4 भी रिमाइंडर 0 नहीं देता, दोनों में कंडीशन फिर फेल हो जाएगी और फिर जे में दोबारा इंक्रीमेंट होगा और अब डिजिट 5 आ जाएगा। 5 अब फिर दोबारा डिवाइड होगा, 5 30 से भी डिवाइड होगा और 5 50 से भी डिवाइड होगा। जब 5 डिवाइड होगा तो वो आपकी आउटपुट कैसी आएगी, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 30 को डिवाइड किया, ठीक है, 5 के साथ जो जे की नेक्स्ट वैल्यू है। 5 30 से डिवाइड हुआ है, 0 आया रिमाइंडर। 5 50 के साथ भी डिवाइड हुआ है, 0 आया रिमाइंडर। इट्स मीन नेक्स्ट आपका जीसीडी क्या आ गया 5, मतलब जीसीडी अभी तक आपके पास कितने आ गए हैं, 1 आया है, 2 आया है और 5 आया है। ये 3 ऐसे जीसीडीज हैं जो आपको रिमाइंडर 0 दे रहे हैं। याद रखिएगा आपने यहाँ पे रिमाइंडर सिर्फ वो ही वाले साइड पे लिखने हैं जो आपके 0 की इक्वल आंसर दें। जो 0 की इक्वल आंसर नहीं देंगे आपने उन जीसीडीज को नहीं लिखना। अब 5 तक चेक हो गया, लेट्स सपोज अब ये इसको कंडीशन को सक्सेस करेगा, जे में दोबारा जाएगा, कंडीशन चेक होगी और इधर यहाँ पे आ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, जे के बाद 6 चेक होगा, 6 की वैल्यू फिर यहाँ पे मतलब ये जे अब यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे भी जे क्या हो गया 6। अब 6 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 6 और 50 डिवाइडेड बाय 6। इट्स मीन यहाँ पे आपके डिजिट्स क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पे भी आ जाएगा 6 और यहाँ पे भी आ जाएगा 6 और 30 और यहाँ पे 6 और 50। अगर आप देख लें तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कभी भी 0 नहीं आएगा, यहाँ पे भी चेक कर लें तो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा 6 5 are 30, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 कभी भी 0 नहीं आता। इट्स मीन यहाँ पे कंडीशन फिर रॉन्ग हो जाएगी, एक तो 0 दे रहा होगा लेकिन एक आपको वैल्यू 0 नहीं दे रहा। इट्स मीन ये कंडीशन चलेगी नहीं, ये वाला जीसीडी लिखा ही नहीं जाएगा। दोबारा चले जाएंगे जे में, अब आपके पास कौन सा डिजिट आ जाएगा जी 7, इंक्रीमेंट हो गए 7 चेक होगा। देखें जी 7 को 30 से भी डिवाइड करें और 7 को 50 से। ये 7 कैसे डिवाइड कर रही हूँ ये याद रखिएगा, ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है ना ये लिखवा रही है, जेज में इंक्रीमेंट कर रही है और ए और बी तो मेरे फिक्स वही है जो शुरू में मैंने बता दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब 7 डिवाइड हो रहा है, 7 डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा। 7 अगर 50 को डिवाइड करता है यहाँ पे भी रिमाइंडर आता है। इट्स मीन 7 भी ऐसा जीसीडी है मेरा, सॉरी जीसीडी नहीं है, ऐसा फैक्टर है जो 0 रिमाइंडर नहीं देता। अब फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट करती हूँ जे में जाके 8 का 8 यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 8 और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 8 इज लेस देन और इक्वल देन स्मॉल। अब स्मॉल आप बार बार पूछेंगे स्मॉल क्या है, स्मॉल 30 है, ठीक है। तो 8 अब चेक होगा 30 से 8 वाकई स्मॉल लेस देन स्मॉल है, जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे चले जाएं जे में अब 8 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 स्टोर हो जाएगा। इट्स मीन अब 30 से कौन डिवाइड होगा 8 और 50 से भी कौन डिवाइड होगा 8। यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर आएगा, 8 भी डिवाइजर नहीं है आपका। नेक्स्ट पे चले जाए, नेक्स्ट आपको कौन आएगा 8 के बाद 9 को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
9 भी आपका ऐसा डिवाइज़र है जो 9 भी आपका ऐसा डिवाइज़र है जो वैल्यू जो रिमाइंडर आपको कोई ना कोई असाइन करेगा और यहाँ पे भी कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, 0 के इक्वल आंसर नहीं देगा। अब फिर आप दोबारा चले जाएं वैल्यू में, 9 के अलावा जेम इंक्रीमेंट करें और नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे 10 पे लेके, ठीक है। 10 को चेक करें, 10 लेस देन 30 है, बिल्कुल है, 10 लेस देन 30 होता है, चेक होगा। 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पे अब आएगा 10 और 50 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइज़र है। 30 भी 10 से डिवाइड होगा और 50 भी 10 से डिवाइड होगा। 10 3 ज़ा 30 और 10 5 ज़ा 30। इसका मतलब है ये भी ऐसा डिवाइज़र है जिसने रिमाइंडर्स आपके 0 दिए हैं। इस डिवाइज़र को भी आप सेपरेट लिख लेंगे, ठीक है। आपके ये 1 2 5 और 10 ये ऐसे डिवाइज़र्स हैं जिन्होंने रिमाइंडर 0 दिए थे, तो आपने इन डिवाइज़र्स को सेपरेट लिख दिया है, ठीक है। बात और सुनिएगा, ये मेरे ऐसे डिवाइज़र्स थे जिन्होंने आंसर्स 0 के इक्वल दिए थे, इसलिए मैंने इनको सेपरेट लिख लिया। अब वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो जेम इंक्रीमेंट करके 11 भी आएगा, जेम इंक्रीमेंट करके 12 भी आएगा, मतलब 11 भी डिवाइड होगा, 12 भी डिवाइड होगा, 13 में आ जाए वो भी डिवाइड करेगा। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू आगे जाती जाएगी, कोई भी ऐसा डिजिट 10 के बाद नहीं है जिसमें रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। 11 भी 30 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन रिमाइंडर आएगा। इसी तरह 11 अगर 50 से डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। जेम इंक्रीमेंट करके 11 की जगह यहाँ पे अब 12 लिख दूं तो 12 जब 30 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली 12 को 50 से डिवाइड कर दूं तो भी रिमाइंडर आएगा। मीन्स 10 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं आगे टिल 30 तक या टिल 50 तक वो सब के सब डिवाइड होंगे, लेकिन रिमाइंडर अपना कुछ ना कुछ ज़रूर दे रहे होंगे। लेकिन मुझे वो डिजिट्स सिर्फ चाहिए थे जिनका रिमाइंडर हमेशा 0 की इक्वल आना था, ये कंडीशन थी। तो वो डिजिट्स सिर्फ ये वाले थे। अब देखें इन सब डिजिट्स में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 10। तो इट्स मीन इस पूरे क्वेश्चन का जीसीडी क्या आएगा आपके पास? 10। तो यहाँ पे जीसीडी आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? 10, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से काम करता है। काइंडली इस एग्जाम्पल को अगेन एंड अगेन लेक्चर को मेरे गौर से सुनिएगा, आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये पेपर्स में ज़रूर आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर था, इस टॉपिक की लास्ट एग्जाम्पल थी। आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।